हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 से कुछ एमसीक्यू लेकर हाजिर हूँ। और अभी एचजीएस यूपी की डेट एग्ज़ाम का आया नहीं है, तो मुझे लगता है सब लोग स्लो हो गए हैं। आप लोगों की स्पीड तैयारी करने की कुछ कम हो गई है, तो ये स्पीड आप लोग बनाए रखिए। डेट कभी भी आ सकती है, और जब भी डेट आएगी तो समय नहीं मिलेगा हम लोगों को तैयारी करने के लिए। आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो लोग सीरियस हैं वो तो लगे ही होंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तैयारी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है आप लोगों की। तो कोशिश करिए। चलिए, आज मैं एमसीक्यूज जो लेकर आया हूँ आपके लिए वो मैं शुरू करता हूँ। ये एक मॉडल एमसीक्यूज हैं। ये हमें एक दिशा देते हैं कि हमें एक्ट को कैसे तैयार करना है, किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करना है। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है एचजीएस लेवल के हैं। कुछ क्वेश्चन पीसीएस जे के लेवल के हैं, लेकिन पीसीएस जे में ये है ही नहीं। प्री में, मेन में ज़रूर लगा हुआ है, तो वो अलग बात है। अगर हमारे सिलेबस में कोई एक्ट है तो वो हमें पढ़ना है, तैयार करना है, और शुरुआत यहाँ से हो सकती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 प्रवत्त हुआ। तो इसकी डेट याद रखना है, 12 जून 1973 है। एचजीएस में वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी अगर वो पूछ लेता है तो हमें तो जो वो पूछेगा वही बताना है ना। अपने मन से तो कुछ बता नहीं सकते, इसलिए हमें ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का प्रभाव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम है, तो ये उत्तर प्रदेश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र में तो प्रवृत्त होगा ही। और एक्ट में लिखा हुआ है पट्टे पर ली गई भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उस पर भी लागू है। लेकिन छावनी क्षेत्र जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन है उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एक्ट स्टेट का लॉ है, स्टेट का एक्ट है, सेंट्रल का नहीं है, तो इस पर भी लागू नहीं होगा। और चूँकि ये शहरी भूमि पर लागू होने के लिए बनाया गया है, तो शहरी भूमि पर ही लागू होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैचिंग है, इससे आपके कम से कम सेक्शन तो तैयार ही हो जाएंगे। और मैचिंग में ये पूछा गया है कि कुछ परिभाषा के शब्द हैं और इन शब्दों को किस धारा में परिभाषित किया गया है, इसकी मैचिंग करनी है। तो भवन के सामने लिखा हुआ है धारा 2A, सुविधा के सामने लिखा हुआ है धारा 2B, विकास के सामने लिखा हुआ है धारा 2H, और अभियंत्रिक कार्यवाही के सामने लिखा हुआ है धारा 2E। तो इसकी मैचिंग करनी है। तो इसकी मैचिंग
जो हमारा सेक्शन 2 इस एक्ट में स्टार्ट होता है वो एमेनिटी से स्टार्ट होता है, सुविधा से स्टार्ट होता है उसकी परिभाषा। तो धारा 2 में सबसे पहले धारा 2A में एमेनिटी को परिभाषित किया गया है, सुविधा को परिभाषित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो ये जो सुविधा है ये 2A में आ जाएगी और बिल्डिंग को 2B में परिभाषित किया गया है तो ये इधर आ जाएगा। इसके बाद अभियांत्रिक कार्यवाही और विकास, ये 2 शब्द बचते हैं। इनके लिए जो धारा है 2H और 2E दी गई है। तो जो विकास यानी कि डेवलपमेंट है उसको 2E में यहाँ परिभाषित किया गया है और 2H में अभियांत्रिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आपका ये मैचिंग हो जाएगा। एक मैचिंग और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। पहला है निर्माण कार्यवाही, उसके सामने धारा 2DD दी गया है। चेयरमैन के सामने धारा 2GGG दिया गया है। विकास शुल्क डेवलपमेंट फीस के सामने धारा 2KK दिया गया है और भंडारण शुल्क के सामने धारा 2H दिया गया है। तो ये देखिए जो निर्माण कार्यवाही है यही अभियांत्रिक कार्यवाही कहलाती है। तो अभियांत्रिक कार्यवाही को धारा 2H में परिभाषित किया गया है। तो ये निर्माण कार्यवाही कह लीजिए या अभियांत्रिक कार्यवाही कह लीजिए, ये 2H में परिभाषित किया गया है, इसलिए ये इसका 4 हो जाएगा। चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को धारा 2DD में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका सेक्शन ये हो जाएगा। अब बचता है विकास शुल्क और भंडारण। तो विकास शुल्क को धारा 2GG में परिभाषित किया गया है और भंडारण शुल्क को धारा 2KK में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो D हो जाएगा। यही 2 मैचिंग थी जिससे सेक्शन आपको क्लियर हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है भवन में सम्मिलित नहीं है। तो भवन में क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना है। आवासीय संरचना या परिनिर्माण, दूसरा औद्योगिक परिनिर्माण, व्यावसायिक परिनिर्माण। पूछा गया है भवन में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो तीनों हैं ये भवन में सम्मिलित नहीं है, ये बताया गया है। इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर D होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकास में सम्मिलित है। तो विकास में क्या सम्मिलित है, तो विकास की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। भवन में सम्मिलित नहीं है ये पता करने के लिए बिल्डिंग की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग में क्या क्या सम्मिलित है ना। तो इसका ये निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन और आंसर भी इसका निगेटिव है। चलिए डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो ये पहला है पार्क का शहरी क्षेत्र में विकास, कृषि योग्य भूमि का सुधार या भूमि पर निर्माण, अभियंत्रण या खनन कार्य, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो एक्ट कहता है डेवलपमेंट की डेफिनेशन में, उसमें ये लिखा हुआ है भूमि पर निर्माण, अभिनियंत्रण या खनन कार्य, इनके माध्यम से ही विकास भूमि का किया जा सकता है। विकास प्राधिकरण का संबंध है।
किसी विकास क्षेत्र के संबंध में धारा 4 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से या फिर किसी विकसित क्षेत्र के संबंध में धारा 6 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण में, या उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो विकास प्राधिकरण को धारा 4 में बताया गया है, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इसमें सेक्शन में कंफ्यूजन ना होना चाहिए। सेक्शन में कंफ्यूजन यानी कि आपका आंसर गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभियंत्रण संक्रिया का संबंध है, इंजीनियरिंग ऑपरेशन का संबंध है। तो सड़क तक पहुंचने का मार्ग निर्मित करना, दूसरा जल पूर्ति हेतु साधन निर्मित करना, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, तो ये दोनों सम्मिलित है। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल या इस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले एक वीडियो में डिटेल में सेक्शन वाइज दे चुका हूँ इसी एक्ट से संबंधित, और उस एक ही वीडियो में सारा एक्ट डिटेल में डिस्कस किया गया है। अपने कुछ नोट्स के माध्यम से मैंने उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डिटेल किया है और किस सेक्शन में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, कौन सी वो चीज़ है सेक्शन के अंदर जो हमें याद रखनी है या जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा, वो देख लेंगे। उसके बाद अगर आप ये MCQ देखेंगे तो 101% आपको क्लियर हो जाएंगे, डिटेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, विकास प्राधिकरण का सदस्य है, तो कौन कौन सदस्य हो सकता है ये हमें पता करना है। तो जिलाधिकारी हो सकते हैं, प्रबंध निदेशक जल निगम के ये भी सदस्य हो सकते हैं, सचिव राज्य सरकार प्रभारी वित्त विभाग के ये भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या है, तो राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर ये है। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास प्राधिकरण में नगर महापालिका के सभासदों द्वारा अपने में से चुने गए सदस्यों की संख्या, तो वो संख्या 4 है। एक्ट देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। विकास प्राधिकरण में राज्य सरकार किसकी नियुक्ति पूर्णकालिक करेगी, तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो वाइस चेयरमैन होते हैं इनकी नियुक्ति पूर्णकालिक राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। प्राधिकरण को किन मामलों में से संबंधित परामर्शदात्री परिषद परामर्श देती है, तो परामर्श जो एडवाइजरी काउंसिल है वो उसका आप दायरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विकास के नियोजन से संबंधित मामले एडवाइजरी काउंसिल बना ही इसीलिए जाती है। मास्टर प्लान से संबंधित सलाह मशविरा देना, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मामले या फिर कुछ जो मामले प्राधिकरण निर्दिष्ट करता है उन पर भी वो सलाह देती है, तो उसका काम ही यही है, इन तीनों पर ही वो सलाह देती है, तो इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। एडवाइजरी काउंसिल का कौन सा सेक्शन है, क्या है, उसके लिए आप हमारा वही वीडियो आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्र के संबंध में सलाहकारी परिषद के सदस्य होंगे, तो इसके पहले भी हमने देखा कौन कौन सदस्य होंगे। अब यहाँ पर
थोड़ा सा डिफरेंस ये है, उसमें हमने अभी देखा विकास प्राधिकरण का सदस्य कौन कौन हो सकता है, और यहाँ देखना है हमें विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्र के संबंध में सलाहकारी परिषद के सदस्य। तो सलाहकारी परिषद के सदस्य में पहला जिला मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य ये भी हो सकते हैं। आपको पता है राज्य सरकार प्राधिकरण में 3 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो उस क्षेत्र में होते हैं, तो ये सभी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य होंगे। ठीक है। अच्छा, तो विकास प्राधिकरण और एडवाइजरी काउंसिल का जो कॉमन सदस्य है वो जिला मजिस्ट्रेट है, बाकी 2 अलग होंगे, लेकिन वो जिला मजिस्ट्रेट दोनों में रहेंगे। तो ये कॉमन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिएगा। सलाहकारी परिषद की बैठक आहूत की जाएगी, तो भाई ये कौन आहूत करेगा? चेयरमैन आहूत करेंगे, क्योंकि सलाह की जरूरत इन्हीं को ही पड़ेगी, जिम्मेदारी तो प्राधिकरण की इन्हीं के ऊपर है। सलाहकारी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, तो जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो चेयरमैन साहब ही होते हैं। ये भी आप रट लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, तो मास्टर प्लान विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्र के संबंध में तैयार किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्र को विभाजित करके योजना तैयार की जाती है। तो एक महायोजना होती है, और महायोजना को विभाजित करके बनाया जाता है छोटे छोटे खंडों में बांट करके, जिनको हम जोनल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। तो जो ये जोनल डेवलपमेंट प्लान होते हैं, ये महायोजना के ही भाग होते हैं, इसलिए विकसित किए जा सकने वाले क्षेत्र को विभाजित करके जो योजना तैयार की जाती है वो जोनल डेवलपमेंट प्लान कहलाते हैं। क्योंकि एक बड़े क्षेत्र के लिए एक पूरी महायोजना तैयार की जाती है, और यदि उसी क्षेत्र को टुकड़ों में बांट दिया जाए और उनके लिए प्लान तैयार किया जाए तो वो जोनल डेवलपमेंट प्लान होते हैं। ये किस सेक्शन में दिए गए हैं, कहाँ दिया गया है, क्या मतलब होता है, उसके लिए फिर से मैं कहूँगा वो वीडियो आप देख लें, जिससे समय भी बचेगा और बार बार एक ही बात को रिपीट करने से भी हम लोग बचेंगे। मास्टर प्लान का अनुमोदन करेगा, तो मास्टर प्लान का अनुमोदन राज्य सरकार करती है। तो जो प्लान तैयार किया जाता है उसको अंतिम रूप राज्य सरकार ही देती है। जब तक राज्य सरकार अनुमोदन नहीं करती है, जब तक वो मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा सकता है। मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने के बाद प्राधिकरण आपत्तियां सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। जिस क्षेत्र में ये लागू किया जाएगा उस क्षेत्र के व्यक्तियों की और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की, दोनों की आपत्तियां वो सुनेगा और उसे सुनना ही पड़ेगा। मास्टर प्लान के प्रवर्तित होने की तिथि होगी, वो कौन सी तिथि होगी, तो और ये किस सेक्शन में बताया गया है, क्या है, इसको डिटेल आप वीडियो में ही देखें, मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ। प्राधिकरण द्वारा नोटिस प्रकाशित करने की तिथि ही मास्टर प्लान के प्रवर्तित करने की तिथि होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। विकसित किए जाने वाले क्षेत्र में भूमि का विकास किया जा सकेगा, तो
अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो डेवलपमेंट के अथॉरिटी के अंदर है या जहाँ डेवलपमेंट किया जाना है और वहाँ पर जो भी भूमि का विकास किया जाएगा वो उप चेयरमैन से लिखित अनुमति के द्वारा ही किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है या अगर कोई जो जगह है वो डेवलपमेंट के अंदर आ रही है और वहाँ कुछ मकान बने हुए हैं और कोई चाहता है कि अपने मकान में कोई कुछ हम रिन्यूअल चाहते हैं या कुछ कराना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए उन्हें उप चेयरमैन से लिखित अनुमति लेनी होगी। अगर वो क्षेत्र डेवलपमेंट के एरिया घोषित कर दिया गया है तो राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा भूमि का विकास करने के पूर्व राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा भूमि का विकास करने के पूर्व 30 दिन पूर्व योजना और दस्तावेजों सहित अपने आशय की लिखित सूचना उप चेयरमैन महोदय को देनी पड़ेगी। तो राज्य सरकार का यदि कोई विभाग भी है और उस एरिया में कोई विकास कार्य करना चाहता है तो उसे 30 दिन पूर्व इस आशय की सूचना और उसके साथ जो दस्तावेज होंगे तो लिखित सूचना होगी और साथ में दस्तावेज लगा करके उप चेयरमैन को देना होगा। एक और मैचिंग है। पहला है विकास कार्य की अनुमति धारा 8, सलाहकारी परिषद धारा 4, मास्टर प्लान धारा 15, विकास प्राधिकरण धारा 6। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो विकास कार्य की अनुमति है वो आपको धारा 15 में मिलती है। जो सलाहकारी परिषद है उसका धारा 6 है। विकास प्राधिकरण को धारा तो जो मास्टर प्लान है उसको धारा 8 में बताया गया है और विकास प्राधिकरण को धारा 4 में बताया गया है। तो इस तरह से इसकी जो मैचिंग बनती है वो 3, 4, 1, 2 की बनती है। तो विकास कार्य की अनुमति धारा 15 में मिलेगी, सलाहकारी परिषद धारा 6 के अंतर्गत आएगी, मास्टर प्लान धारा 8 में जाएगा और विकास प्राधिकरण धारा 4 में जाएगा। इस तरह से इसकी मैचिंग बनती है और ये ऐसे सेक्शन हैं जो याद रखने चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी का भी वो सेक्शन पूछ लेगा। खास तौर से वो या तो वो मास्टर प्लान पूछता है या एडवाइजरी काउंसिल पूछता है या फिर ये विकास कार्य की अनुमति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, क्योंकि इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो धारा 15A के अंडर मिलता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो विकास कार्य की अनुमति धारा 15 और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो धारा 15A, ये थोड़ा सा है तो ये पूछे जा सकते हैं, अच्छे हैं। एचजीएस के लिए तो बहुत अच्छे हैं और ये वीडियो है भी एचजीएस के लिए। अगला क्वेश्चन है विकास क्षेत्र में मुख्य सड़क से सटा हुआ आवासीय भवन का अध्यासी भवन के अग्रभाग की मरम्मत, सफेदी एवं रंगाई करा सकेगा। तो वो करा तो सकता है, लेकिन जो भी प्राधिकरण की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो करा सकता है। क्योंकि अभी आप अगर एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि प्राधिकरण को कहीं कहीं समरूपता या साम्यता बरतनी पड़ती है। तो उसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही वो करा पाएगा, अपने मन का वो नहीं करा सकता। अपने अग्रभाग मकान के अंदर वो अपने मन का बना सकता है, लेकिन उसका जो फेस है उसको वो अपने मन का नहीं करा सकता। उसके लिए उसे, अगर वो उसके अंदर आता है तो उसे प्राधिकरण की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा।
प्राधिकरण मुख्य सड़क से सटे हुए भवन की मरम्मत, सफेदी एवं रंगाई अथवा पेंटिंग कब करवाता है? यस, कब करवाता है? करवा सकता है, ये हमने पहले क्वेश्चन देखा, लेकिन कैसे करवा सकता है? तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रहते हुए जो भी प्राधिकरण के हैं तो करवा सकता है। अब ये पेंटिंग कब करवाता है? तो साम्यता सुनिश्चित करने हेतु ऐसा करना आवश्यक एवं अपरिहार्य समझे। वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो व्यक्ति करवाता है, तो रेगुलेशन के अंडर रह करके करवाता है। यहाँ प्राधिकरण है, तो प्राधिकरण मुख्य सड़क से सटे हुए जो भवन और भवन की मरम्मत है, उसकी सफ़ेदी है, रंगाई है, पेंटिंग है, प्राधिकरण खुद करवाता है। तो वो क्यों करवाता है और कब करवाता है? तो साम्यता सुनिश्चित करने हेतु तो ऐसा करना आवश्यक एवं अपरिहार्य समझे, प्राधिकरण समझे अगर ऐसा तब, एवं भवन का अध्यासी उक्त कार्य करने में असफल रहे, या फिर जैसा है ये जैसा होना चाहिए वैसा कराने में वो व्यक्ति असफल है जो उस मकान में रह रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में प्राधिकरण करवा सकता है। विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र कब प्रदान किया जाता है? बिल्कुल सेक्शन 15A की बात हो रही है। तो इसमें अनुमोदित योजना के अनुसार यदि विकास कार्य पूरा किया गया है तभी वो सर्टिफिकेट प्रदान करता है। सीधी सी बात तो ये है। विकास कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये ऐसे आवेदन उप चेयरमैन यानी कि वाइस चेयरमैन को दिए जाएंगे और इनसे दुखी व्यक्ति चेयरमैन के पास अपील में जाता है। जनरली एक्ट में अगर आप पढ़ें तो कॉमन यही देखने को मिलता है। विकास कार्य के लिए अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील किसके समक्ष होगी? सिंपल सी बात है, चेयरमैन के समक्ष होगी। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई व्यक्ति किसी वाणिज्यिक भवन को न तो अध्यासित करेगा और न किसी को अध्यासित करने की अनुमति देगा जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी न कर दिया जाए। दूसरा, आवेदन के पश्चात 3 माह के भीतर प्राधिकरण अस्वीकृत की सूचना देने में असफल रहा हो। तो ये दोनों ही स्थितियों पर वो नहीं करेगा, यानी कि जब तक यदि प्रमाण पत्र जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं कर दिया जाता, या फिर वो जो प्राधिकरण है खुद असफल रहता है 3 महीने के अंदर अंदर वो न तो अस्वीकृति की सूचना देता है, तो फिर वो ये पीरियड निकलने के बाद ऐसा कर सकता है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तब तो उसे करना ही करना है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसे 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। यदि 3 महीने के अंदर प्राधिकरण अस्वीकृत की अपनी सूचना नहीं देता तो फिर वो कर सकता है। ये प्राधिकरण की अपनी समस्या है। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, विकास के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति तो सीधी बात है राज्य सरकार को। किस सेक्शन में है? आप एक्ट बेयर एक्ट भी देख सकते हैं, छोटा सा एक्ट है। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि व्यक्ति कब वापस ले सकता है? तो इसका टाइम लिमिट 5 साल यानी कि 5 वर्ष बताया गया है, 5 ईयर्स बताया गया है कि यदि अधिग्रहण की तिथि से 5 वर्ष व्यतीत हो जाएं, या फिर अधिग्रहण जिस वजह से या जिसके लिए अधिग्रहण किया गया है, जिस प्रयोजन के लिए उस भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस प्रयोजन के लिए उसको उपयोग न किया गया हो, तब ले सकता है। और यदि भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और जिस प्रयोजन के लिए भूमि को अधिग्रहण किया गया था उस प्रयोजन के लिए उस भूमि का उपयोग नहीं किया गया है और 5 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तो वो व्यक्ति जिसकी वो भूमि है वह 12% ब्याज और विकास प्रभार का भुगतान भी उसे मिलेगा। तो इस तरह से ये तीनों
आंसर इसके हो जाएंगे सही। नजूल भूमि क्या होती है? अरे राज्य सरकार की जो भूमि होती है उसे हम नजूल भूमि कहते हैं। तो ये तो सीधी बात है। नजूल भूमि राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण को कैसे दी जाती है? तो उनके बीच में करार होता है, कुछ नियम शर्तें बनाई जाती हैं कुछ, और इस तरह से राज्य सरकार उस भूमि को जो खुद उसकी है वो विकास प्राधिकरण को सौंप देती है। अब विकास प्राधिकरण को सौंप तो दिया उसने, अब उस पर प्राधिकरण ने विकास उसको विकसित कर दिया, उसमें विकास कार्य कर दिए। तो नजूल भूमि प्राधिकरण द्वारा विकसित कर दिए जाने के पश्चात संव्यवहारित की जाएगी। तो संव्यवहारित तो राज्य सरकार के निर्देशों द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि वो भूमि तो उसी की है। विकास प्राधिकरण के से तो करार करके उसने उसका विकास करवा लिया। अब इसके बाद ये एक लास्ट मैचिंग है, इसमें भी आपको सेक्शन ही मैच करने हैं। तो देखिए जो इसमें दिया गया है, नजूल भूमि के सामने धारा 20 लिखा है, प्राधिकरण कोष के सामने धारा 15 का लिखा है, भूमि का अधिग्रहण धारा 19 लिखा है, उसके सामने संपूर्णता प्रमाण पत्र के लिए धारा 17 लिखा हुआ है। तो देखिए संपूर्णता प्रमाण पत्र नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में बताया, तो ये तो 15A है, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ये तो 15A है। और जो भूमि का अधिग्रहण है, तो भूमि का अधिग्रहण जो है वो धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है, राज्य सरकार करेगी। तो दो तो ये हो गए। अब इसके बाद हमने नजूल भूमि देखी। तो जो नजूल भूमि के बारे में सेक्शन बताता है वो सेक्शन 19 है। अब जो बचता है, जो प्राधिकरण का कोष है, वो सेक्शन 20 में है। इस तरह से ये मैचिंग हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे आज। किसी भूमि अथवा भवन की कोई जांच, निरीक्षण एवं पैमाइश करने के लिए किसी व्यक्ति को कौन प्राधिकृत करता है? तो ये जो वाइस चेयरमैन होते हैं यही प्राधिकृत करते हैं, और जनरली विकास कार्य में इनका रोल ठीक ठाक होता है। तो मैं ये क्वेश्चन को अच्छा मानता हूँ, एचजीएस के लायक है, तो याद रखिएगा। जब आप एक्ट पढ़ते हैं तो आपका एक कॉमन व्यू बन जाता है, कुछ डिजिग्नेशन के संबंध में, कुछ अथॉरिटीज के संबंध में, जिनको जनरली वो काम करने होते हैं। तो इस तरह से ये रहे आज 37 MCQ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम से। और इसके आगे के मैं 37 और MCQ दूंगा, वो सेकंड पार्ट में दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर वीडियो। कुछ कंप्लेनें भी आ जाती हैं कि धीरे बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं, या लंबा बनाते हैं, बहुत तरह का। तो सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है भाई मैं वो करता हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप देखिए, चूँकि वो आपके फ़ायदे की ही बात है। और ये लॉ जैसे सब्जेक्ट सीरियस होते हैं, इसमें इंटरटेन की कोई गुंजाइश होती नहीं है। आप जितने सीरियस होंगे और जितने तन्मयता से चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वही आपकी काम आएंगी। और ये अब जितना भी आपका कॉमन व्यू बनता जा रहा है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है, वो सब आपकी इंटरव्यू में ही काम आने वाली है। तो बातचीत बहुत ज़रूरी है। चीज़ों पर सेक्शन को लेके बातचीत ज़रूरी है, एक कॉमन व्यू बनाना ज़रूरी है, और अपना खुद का भी एक व्यू बनाना ज़रूरी है। अगर एचजीएस जैसे एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना है, एडीजे बनना है, तो आपका खुद का अपना एक व्यू डेवलप होना चाहिए। यानी कि यू शुड बी जुडिशियस, आपको जुडिशियस होना चाहिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, या जो मेरी कोशिश है
आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाने की जो रेडीमेड है। अगर जिन भाई बहनों के पास नहीं है उनके लिए तो ठीक है, और जिनके पास है तो वो भी अगर चाहे तो देखेंगे, चूँकि कुछ चीज़ें सुनने से भी जल्दी याद हो जाती है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ मिलता रहेगा हमें, हमारा समय ख़राब नहीं होगा। और लाइक कमेंट करना तो भूलिए नहीं अगर आपने इतना कर लिया है तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की चर्चा फिर करते हैं।